नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एक विद्वान लड़के की कहानी से शुरू करते हैं। यह बात 1888 की है, जब बंगाल में एक 14 साल का लड़का गणितज्ञ, कवि, संगीत विशेषज्ञ और ज्योतिष जैसे कई विद्वानों के बीच बैठा है। सबसे पहले गणितज्ञ उसे 6 अंकों की 2 संख्या गुणा करने के लिए देते हैं। उसके साथ ही कवि श्लोक के आखिरी 2 पद पढ़ते हैं और लड़के को पहली 2 पंक्तियां रचने की चुनौती देते हैं। इसी दौरान दूसरा कवि लड़के को एक विषय देता है और तुरंत श्लोक लिखने के लिए कहता है। इसके साथ ज्योतिष उसके सामने ग्रहों का जटिल पैटर्न यानी ग्रह स्थिति रखता है और उनके कारण होने वाले परिणामों के बारे में पूछता है। इन सब के बीच संगीतकार एक विचित्र धुन गुनगुनाते हैं और लड़के को राग पहचानने के लिए कहता है। अगला विद्वान लड़के से पूछता है कि 18 फरवरी 1756 को कौन सा दिन था। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह अतिशयोक्ति है तो आगे सुनिए। जब यह सारे विद्वान प्रश्न पूछ रहे हैं, तब पीछे से एक आदमी लड़के की पीठ पर लगातार छोटे छोटे कंकर फेंक रहा है। आप सही समझे, सारे सवालों के जवाब देते हुए उसे यह भी गिनना है कि कुल कितने कंकर उस पर फेंके गए। लड़का शानदार तरीके से सारे उत्तर सही देता है। यह असली कहानी है दक्षिण भारत के महाकवि और तपस्वी काव्यकांत गणपति मुनि जी की। अब इस कहानी के माध्यम से आज हम वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर ये सब क्या वास्तव में आज के परिप्रेक्ष्य में संभव है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जवाब है, यह सब आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल संभव है। यहाँ पर जवाब देने के लिए विभिन्न चीज़ों पर फोकस करने के लिए जिस तकनीकी का भी उपयोग कर रहे थे उसे कहते हैं अवधान। अवधान का शाब्दिक अर्थ है कंसंट्रेशन, यानी कि चित्त की एकाग्रता। पुराने समय में खासकर दक्षिण भारत के बच्चों को विभिन्न विषयों और कलाओं पर एक साथ फोकस करना सिखाया जाता था, जिससे कंसंट्रेशन के साथ साथ उनकी मेमोरी भी विकसित हो जाती थी। अवधान का अन्य परिणाम यह होता है कि बच्चों को वेदों के हजारों मंत्र याद हो जाते थे। अवधान का उपयोग करने के लिए दोस्तों हमें यह बात समझने की ज़रूरत है कि जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तब दिमाग के नए हिस्से एक्टिवेट होते हैं और दूसरे हिस्सों से नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिस कारण पूरा दिमाग सक्रिय होता है और फोकस के साथ साथ हमारे मेमोरी पावर बेहतर होती जाती है। लेकिन यह लंबी प्रक्रिया है क्योंकि दिमाग में बदलाव धीरे धीरे आता है। आप हर बार कुछ नई स्ट्रेटजी सीखने की कोशिश करो। आप तेज़ी से पढ़ने के लिए रीडिंग टेक्निक्स और आँखों का मूवमेंट सीख सकते हो। यह सारी एक्टिविटीज़ आपके दिमाग को विकसित करने में मदद करती हैं और साथ में आपकी मेमोरी बेहतर होती है। दूसरी वैदिक तकनीकी है जेस्चर और रिपीटेशन। दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात है कि कठिन मंत्रों और श्लोकों को बिना कहीं लिखे कई हजार साल तक याद कैसे रखा जाता था। इसके लिए तकनीक थी। श्लोकों को सीखने और याद करते वक्त खास पैटर्न में हाथ हिलाना और उसी तरह बार बार दोहराने से कई हजारों श्लोकों को कई सालों तक याद रखा जाता था। यहाँ पर एक रिसर्च के उदाहरण को समझने के बाद आप हैंड जेस्चर का प्रयोग करने लगेंगे। एक रिसर्च में बच्चों को पढ़ने के लिए पैराग्राफ दिया। पहले ग्रुप के बच्चों से कहा गया कि पैराग्राफ याद करते समय हैंड जेस्चर का प्रयोग करें। इस पैराग्राफ में जो भी हो रहा है उसका हाथ हिला हिलाकर नाटक करो। दूसरा ग्रुप उन बच्चों का था जो खुद ही हाथ हिलाकर चीज़ याद कर रहे थे। तीसरे ग्रुप को सामान्य रूप से पढ़कर याद रखना बोला गया। 3 हफ्ते बाद मेमोरी टेस्ट में पाया गया कि जो बच्चे आदतन हैंड जेस्चर का इस्तेमाल कर रहे थे और जिनको हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करना बोला गया था, यह दोनों ग्रुप का परफॉर्मेंस ही सामान्य रूप से याद करने वाले तीसरे ग्रुप से 25% ज़्यादा बेहतर था। यह रिसर्च बूढ़े लोगों, बच्चों और विभिन्न उम्र के लोगों पर की गई, जिसके परिणाम समान थे। यानी कोई भी शारीरिक क्रिया और जेस्चर आपकी मेमोरी को बेहतर करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी प्रकार की मेमोरी दिमाग के अलग अलग जगह स्टोर होती है। जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी दिमाग के पीछे स्टोर होती है, प्रोसीजर मेमोरी मोटर कॉर्टेक्स के पास स्टोर होती है। इसलिए कुछ सीखने और याद करते समय जेस्चर का प्रयोग करने से दिमाग के कुछ हिस्से एक्टिवेट होते हैं, जिस कारण इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से स्टोर होती है और रिकॉल करने की क्षमता 15% तक बढ़ जाती है। मेमोरी बढ़ाने की तीसरी तकनीक है निमोनिक्स। आज भी कठिन श्लोक को याद करने के लिए श्लोकों को 6 से 8 पदों में तोड़ लिया जाता है।
इसके बाद 1 और 2 पदों को साथ में दोहराया जाता है। उसके बाद 2 और 3 को साथ में दोहराया जाता है। फिर 3 4, 4 5 और 5 6 को साथ में दोहराया जाता है। इस तकनीक का लाभ यह होता है कि हर पद या पार्ट दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और ऐसा करते करते आपको पूरा श्लोक याद हो जाता है। हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे? जो भी आप याद करना चाहें, एक पॉइंट से दूसरे को कनेक्ट कीजिए। इसके लिए अपने निमोनिक्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे हर पॉइंट एक दूसरे से जुड़ जाता है, या फिर याद करते समय आप एक से आखिरी पॉइंट तक न दोहराएं, बल्कि पहले 3 पॉइंट दोहराएं, फिर 2 3 4 पॉइंट दोहराएं, फिर 3 4 5, जिससे हर बिंदु मेमोरी में दूसरे से कनेक्ट हो जाए और आप कोई भी पॉइंट बीच में ना बोलें। अगली तकनीकी है पोस्चर। जब हम पैर खोलकर सुखासन या पद्मासन में बैठते हैं, तब हमारी स्पाइन और नर्व रिलैक्स रहती है। गर्दन, पीठ और कंधे अपने आप बैलेंस में रहते हैं, जिस कारण एनर्जी नीचे के चक्रों से आसानी से ऊपर की ओर होती है। इस समय कुछ भी सीखना या ग्रहण करना आसान होता है। बजाय इस पोस्चर के जहां पैरों के ऊपर पैर रखकर हम अपनी स्पाइन में बल लगा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रस्सी में घूम के हम बल पैदा करते हैं, जिस कारण नर्वस भी रिलैक्स नहीं करती। इसलिए हमेशा सीधी पीठ और कंधे पीछे करके बैठिए। पोस्चर का दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। पढ़ते समय और सीखते समय पैर खोल कर बैठें। इसके साथ ऐसी कुर्सी का चुनाव कीजिए जिस पर बैठकर आपके पैर आसानी से ज़मीन को छू सके या टेबल के बीच पट्टी पर पैर टिका सके। ऐसा करने से लोअर स्पाइन पर तनाव पैदा नहीं होता। दूसरी बात, जब कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठते हैं, तब कई बार लोअर बैक की जगह गैप छूट जाता है। ज़रूरत के हिसाब से आप इस जगह यानी पेट के सबसे नीचे वाले भाग में नरम कपड़े या टॉवल का रोल बनाकर लगा सकते हैं। दोस्तों, दिमाग को चुस्त रखने के लिए हम पोस्चर से जुड़ी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। योग नमस्कार। यह केवल हमारी पीठ को मजबूती के लिए नहीं, बल्कि रीढ़, गर्दन और दिमाग के बीच जो मसल्स हैं वे भी स्ट्रेच होती हैं। यह स्ट्रेच दिमाग को अलर्ट और चुस्त बनाता है। आज ब्रेन रिसर्च कहती है कि दिमाग को 90% ऊर्जा और स्टिमुलस स्पाइन के मूवमेंट से मिलती है, जिससे मेमोरी बेहतर होती है। दिमाग को तेज़ रखने के लिए और बेहतर पढ़ाई करने के लिए हम वैदिक रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि वैदिक गुरुकुल के समय स्टूडेंट का रूटीन कुछ इस प्रकार का रहता था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना होता था, नहा धोकर ध्यान और मंत्रों का उच्चारण करना, इसके तत्काल बाद पढ़ना। यह सब कुछ शिष्य 4 से 6 के बीच में करते। फिर वे शाम का उपवास खोलते हुए दिन का पहला भोजन लेते। उसके बाद 6 से 12 पढ़ाई करते। स्टूडेंट के लिए ब्रह्म मुहूर्त इतना विशेष महत्व क्यों रखता है? छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त ध्यान और अध्ययन करने का सबसे उत्तम समय है। ऐसा क्यों? आप जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में होते हैं, तब मन सबसे ज़्यादा क्लियर और फोकस्ड होता है। आपका पूरा शरीर शांत होता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ा होता है, जिसका उपयोग करके आप किसी भी विषय में गहरी समझ पैदा कर सकते हैं। समरी में सबसे पहले तकनीकी है अवधान। नई चीज़ सीखते समय दिमाग के नए हिस्से एक्टिवेट होते हैं और न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, इसलिए हमें नई स्किल सीखते रहना चाहिए। दूसरे में जेस्चर और रिपीटेशन। कोई भी शारीरिक क्रिया और जेस्चर आपकी मेमोरी को बेहतर करता है, यानी सीखने और याद करते समय हाथ हिलाइए और कई जेस्चर का उपयोग कीजिए। तीसरा है निमोनिक्स। हर पार्ट या पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए पढ़िए। आप निमोनिक्स का उपयोग कर सकते हैं, या फिर याद करते समय एक से आखिरी पॉइंट तक न दोहराते हुए पहले 3 पॉइंट दोहराएं, फिर 3 4 5। आप इसके कोई भी पॉइंट बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर पॉइंट दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगली तकनीकी है पोस्चर। सही पोस्चर में बैठने से हमारे स्पाइन और नर्व रिलैक्स हो रहती है और दिमाग बेहतर काम करता है। कुर्सी पर पैर खोलकर बैठिए। पैर जमीन या टेबल की पट्टी पर टिकने चाहिए। ज़रूरत पड़े तो लोअर बैक पर टॉवल्स का रोल फंसाइए। 5वीं है योग नमस्कार। रिसर्च कहती है कि दिमाग को 90% ऊर्जा स्टिमुलस स्पाइन के मूवमेंट से मिलती है, जिससे मेमोरी भी बेहतर होती है। इसलिए अटेंशन और फोकस बढ़ाने के लिए योग नमस्कार कीजिए। छठा पॉइंट है मेडिटेशन और ब्रह्म मुहूर्त।
ध्यान और अध्ययन करने का सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त। इस समय आपका मन सबसे ज़्यादा क्लियर और फोकस्ड है, शरीर शांत है और ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ है, जिसका उपयोग करके आप किसी भी विषय में गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा और याद रखिए, आपके समय से बड़ा कुछ भी नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।